हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज और ये है इसका पार्ट 1। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। हर साल लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने ये हमारा नया सीरीज स्टार्ट किया है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। Question 1 is the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by। तो हमें पूछा गया है कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के बारे में लॉ बनाने की पावर मिल जाती है और वो किस केस में मिलती है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। इफ अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय, ऑप्शन ए इज लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी, मतलब लोकसभा और सिंपल मेजोरिटी। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि लोकसभा और मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है वो लोकसभा के द्वारा नहीं पास किया जाता, वो किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। तो हमारे ये पहले दो ऑप्शन में से ही एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में ही कंपेयर करना है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है डी, दैट इज राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो देर आर 5 कंडीशंस अंडर विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। देखिए ना दोस्तों, क्या होता है अक्सर नॉर्मल कंडीशंस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के बारे में कोई लॉ नहीं बना सकती। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस ही होती है कि जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम के बारे में लॉ बना सकती है। तो ये 5 केसेस यहाँ दिए गए, हम वो पहले देख लेते हैं। पहला केस है, जैसा कि हमारे आंसर में बताया हमने, कि अगर राज्यसभा ने कोई रिजोल्यूशन पास किया तो। दूसरा केस है कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी के वक्त में पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ बना सकता है। अगर तीसरा केस बनता है कि अगर 2 और उससे ज़्यादा स्टेट्स ने अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की कि स्टेट लिस्ट के बारे में कोई लॉ बनाओ, तो भी पार्लियामेंट बना सकती है। और चौथा केस है वो कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी अमल में लानी है, तो भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लॉ बना सकते हैं। और जो पांचवा केस बनता है वो है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल में तो पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब बाय एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। मतलब अगर ग्राम पंचायत मेंबर बनने के लिए जो एज लिमिट बताई गई वो है 25 ईयर्स, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। और ये दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। मतलब अगर कोई पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट की गई 2 या 3 साल बाद, तो जो नई आई हुई पंचायत होती है वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड, मतलब जो 2 या 3 साल बचे हुए उतने ही साल वो कंटिन्यू होते, ऐसा कहा गया है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो सही है। और लेकिन ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये 25 ईयर्स नहीं होता। जो एज लिमिट होती है मेंबर बनने के लिए वो होती है सिर्फ 21 ईयर्स। तो हमारा आंसर बन जाता है 2 ओनली, दैट इज बी। तो हम देखते हैं इसके बारे में। यूपीएससी ना ये जो सोर्स है ना इनकम सोर्स ऑफ ग्राम पंचायत, इसके बारे में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो हम ये भी चलते चलते हम देख लेते हैं फास्ट में। पहला सोर्स है लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज, कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस सच एज हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, मैरिज टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, व्हीकल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। तीसरा है इनकम फ्रॉम स्ट्रे कैटल, ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद, एनुअल फेयर एंड फेस्टिवल टैक्स एंड मार्केटिंग टैक्स। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha। तो हम पहले देखते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट के बारे में। ये प्रोरोगेशन होता क्या कि इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग बट ऑल्सो सेशन ऑफ द हाउस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, अगर प्रोरोगेशन हो गया तो बिल लैप्स होता है, ऐसा ये कहता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, अगर राज्यसभा में कोई भी बिल पेंडिंग है विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, अगर लोकसभा ने वो पास नहीं किया है तो वो लैप्स होता है अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई तो। ये जो पहला स्टेटमेंट है ना वो गलत हो गया, क्योंकि प्रोरोगेशन अगर हुआ तो कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है। लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बनता है, बी, दैट इज 2 ओनली। तो हम देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में।
ये जो आप ये पहले दो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, वो तो हमारा आंसर ही है क्वेश्चन का। लेकिन ये जो केसेस है ना, केसेस व्हेन बिल लैप्स एंड केसेस व्हेन बिल डज नॉट लैप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रीलिम्स के लिए। हम वो एक बार देखते हैं। केसेस व्हेन अ बिल लैप्स मतलब किस केस में बिल लैप्स हो सकता है। पहली केस है अ बिल ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा, तो ये बिल लैप्स हो जाता है। सेकंड केस है अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा, ये भी लैप्स हो जाता है। अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ये लैप्स हो जाता है। A bill originated in Rajya Sabha and returned to that house by the Lok Sabha with amendments and still pending in the Rajya Sabha on date of dissolution of the Lok Sabha, ऐसा बिल भी है ना, वो लैप्स हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते और देखते हैं केसेस व्हेन अ बिल डज नॉट लैप्स। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ये लैप्स नहीं होता है, याद रखिए ये लैप्स नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स। A bill passed by both houses but pending assent of the president does not lapse. Next one is a bill passed by both the houses but returned by the president for reconsideration of the Rajya Sabha does not lapse. तो ये केसेस आपको याद ही रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, मतलब चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है, ऐसा कहा गया है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट हैज़ अ फिक्स टेन्योर, मतलब उनका टेन्योर फिक्स होता है, ऐसा कहा गया है। तो हम देखते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट के बारे में। इनकी जो अपॉइंटमेंट है ना चीफ सेक्रेटरी की, वो गवर्नर के द्वारा नहीं की जाती, वो की जाती है सीएम के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ फिक्स टेन्योर, ये फिक्स टेन्योर नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनता है, नाइदर वन नाइदर टू, मतलब हमारा ऑप्शन होता है डी। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि नॉट, ये जो चीफ सेक्रेटरी नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट बाय द सीएम, चीफ सेक्रेटरी हैज़ नॉट फिक्स टेन्योर। अब हम सीधा आते हैं इस लास्ट स्टेटमेंट पे। द डिसीजन टू अपॉइंट द चीफ सेक्रेटरी is a power exercised by CM but not only exercised by CM but only executed in the name of governor। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज आर द पर्पज और पर्पजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस ये जो होता है ना, इसके पर्पज क्या है, इनके एम क्या है, ऐसा हमें पूछा गया। तो हम देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट ऑप्शन प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, मतलब मिनरल जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं वहाँ ये मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ऐसा कहा गया स्टेटमेंट में। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। ये जो माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं इनके द्वारा जो लोग अफेक्ट हुए होते उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ऐसा हमारे सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है। और हम देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए स्टेट को पावर देना कि वो लाइसेंस दे सके। तो इसका आंसर है ना वो सीधे तौर पे दूसरा 2 नंबर स्टेटमेंट होता है, दैट इज प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। माइनिंग ऑपरेशंस के द्वारा जो पर्सन्स को अफेक्ट किया गया है उनके इंटरेस्ट के बारे में उनका इंटरेस्ट प्रोटेस्ट करना, इसके लिए कमिटीज बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो हमारा आंसर बन जाता है बी, दैट इज 2 ओनली। हम अब देखते हैं इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल कमिटीज आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग। और ये जो बॉडीज होती हैं ना वो स्टैट्यूटरी बॉडीज, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये इनका हमने थोड़ा टेक्निकल डिटेल दिया है, वो आप पढ़ लेंगे, और यहाँ ऑब्जेक्टिव वही रिपीट किया गया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल, मतलब राज्यसभा के पास में मनी बिल को रिजेक्ट करने की या उसके अमेंड करने की कोई पावर नहीं होती है। तो हम आंसर ही देखते हैं सीधा। तो ये पहला क्वेश्चन तो हम सही हो जाता है, राज्यसभा के बारे में इसका कोई पावर नहीं होती कि वो रिजेक्ट और अमेंड कर सके मनी बिल को। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टेटमेंट द राज्यसभा कैन नॉट वोट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि राज्यसभा वोट नहीं करती, वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं मनी बिल या ग्रांट्स के बारे में, वो वोट नहीं करते। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि
राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों मैंने तो ये तो अभी बताया कि राज्यसभा कैन डिस्कस, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनता है 1 and 2 ओनली, दैट इज बी 1 and 2 ओनली। तो यहाँ हमने वही दिया है, आप यहाँ चाहे तो पढ़ लीजिए। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, when a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament it has to be passed by। मतलब अगर कोई बिल जॉइंट सिटिंग के लिए भेज दिया गया तो वो जो वहाँ पे जो पास किया जाता है वो बिल वो किस टाइप की मेजोरिटी से पास किया जाता है, इसके बारे में हमें पूछा है। तो इसका आंसर है वो, और सीधा हम आंसर ही देखते हैं इसका, अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जॉइंट सिटिंग के लिए जो जॉइंट सिटिंग होती है ना किसी बिल को पास करने के बारे में, वो बिल पास किया जाता है अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स से प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसके तहत क्या होता है ना कि लोकसभा एंड राज्यसभा का अगर हम कंपेयर करें तो राज्यसभा के मेंबर कम होते हैं और लोकसभा के मेंबर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो लोकसभा को इसके बारे में थोड़ा सा अपर हैंड हो जाता है जॉइंट सिटिंग के बारे में। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये आप चाहे तो पढ़ लीजिए, हमने वही बताया जो हमें अभी एक्सप्लेनेशन दिया। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। मतलब हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के तहत वेस्ट की गई है, ऐसा हमें बताया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो ये दोनों स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट नॉट इन द प्राइम मिनिस्टर। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिस चेयरमैन। ऐसा नहीं होता है, वो होते चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ बोर्ड। तो हमारा आंसर बन जाता है ये दोनों ही गलत है। तो आंसर है नाइदर 1 नॉर 2, दैट इज डी। हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। याद रखिए, सिविल सर्विसेज बोर्ड, the cabinet secretary, the Indian administrative service and head of all civil services under the rule of business of the government of India। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, that is question number 9। The provision in the 5th schedule and the 6th schedule in the constitution of India are made in order to। ये जो शेड्यूल्स है ना दोस्तों 5th 6th, आपको ये शेड्यूल्स के 12 शेड्यूल आपको याद ही करने, उसका रट्टा मारना है आपको, क्योंकि कभी भी यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। तो सीधा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। ये क्या किन के बारे में होता है, ये ट्राइबल्स के बारे में होता है। तो हमारा आंसर बनता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये जो शेड्यूल्स है ना आपको 1 to 12 शेड्यूल याद ही करने, आप वो कर लीजिए। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा इस आज का लास्ट क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू ये हमारा बजट प्रिपेयर करता है, ऐसा कहा गया। तो हम ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू नहीं होता है, ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हमारे पहला क्वेश्चन गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑप्शन ए एंड डी तो हमारे कैंसिल हो गए। हमें सिर्फ 2 और 3 में देखना है कि कौन सा आंसर आ सकता है। तो हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टेटमेंट, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर हमें कोई भी अमाउंट विड्रॉल करनी है ना कंसोलिडेटेड फंड से तो पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लगता है। हम देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर हमें पब्लिक अकाउंट से कोई भी अमाउंट निकालना है, विड्रॉ करना है, तो हमें पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो गवर्नमेंट सीधे तौर पे निकाल सकता है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो बचा कौन सा, सिर्फ दूसरा। तो आंसर हो जाता है 2 ओनली, दैट इज सी। यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम देखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। वो फंड्स कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड्स में से विड्रॉइंग के लिए प्रायर ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। कंटिजेंसी फंड के बारे में हम वो आफ्टरवर्ड्स भी ले सकते हैं, मतलब पहले पैसे निकाले बाद में उसका हम परमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए होता है वो ज़रा। और हम देखते हैं तीसरा, पब्लिक अकाउंट नो सच ऑथराइजेशन इज नीडेड।
और ये हमने बताया द बजट डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, द फिनेंस सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल बजट मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हम इसी सीरीज में हर रोज़ नए नए क्वेश्चन लाएंगे। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी नीति। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।